नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अप्रैल में रिटेल निवेशकों ने कमाल कर दिया है। म्यूचुअल फंड एसआईपी के आंकड़े पहली बार 20,000 करोड़ के पार पहुंच गए। साथ ही अप्रैल में 63 लाख नई एसआईपीज भी रजिस्टर की गई हैं। जहां इक्विटी में निवेश कुछ घटा है, डेट फंड में अच्छा निवेश आया है। अब गोल्ड में अगर निवेश करना है तो क्या आपके लिए सही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ? कहां पर मौके हैं अपार? इस पर रहने वाली है खास चर्चा आज हमारी। और इस चर्चा में शामिल हो गए हैं हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स। उनका परिचय करा देते हैं। आशीष सोमैया, सीईओ व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड, और पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी। आशीष जी और पंकज जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसा हमने शुरुआत में बोला कि इस बार तो जो रिटेल निवेशक हैं उन्होंने कमाल कर दिया। एसआईपी आंकड़े 20,000 करोड़ के पार, एसआईपी बुक स्ट्रांग होती जा रही है, नए निवेशक जुड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। आशीष जी, यही जानना चाहेंगे, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो भरोसा है, वो कहां से आ रहा है? स्वाति जी, एक्चुअली आमतौर पे जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, आमतौर पे ऐसी मैसेजिंग इस तरीके का होता है कि भाई मार्केट, म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस, स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस, बाजार में एक तरीके से अगर आप देखें तेजी का माहौल, तो आमतौर पे इस तरीके से सोचा जाता है कि भाई ये तेजी का माहौल और अच्छे रिटर्न्स बनते हुए देख करके काफी निवेशक जुड़ रहे हैं, और ये काफी हद तक ये सही भी है। लेकिन दूसरी भी एक चीज हमको देखनी चाहिए कि अगर आप भारत का जैसे हम डेमोग्राफी देखें तो 5-5 साल के एज बैंड में डिवाइड करते हैं। मतलब आप समझिए 0 to 4 years, 5 to 9 years, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, इस तरीके से एज बैंड्स में पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है। अब जो भी लास्ट मैंने डेटा देखा था उसमें ऐसा बताया जाता है कि भाई हर एक एज बैंड में जो यंग लोग हैं, हर एक एज बैंड में आप समझिए 20 से 24, 25 से 29, हर एज बैंड में करीब करीब 11 से 12 करोड़ लोग हैं हमारे कंट्री में। इसका मतलब यह है कि भाई हर साल 2 से 2.5 करोड़ लोग युवा होते हैं, या उनकी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर साल 2.5 करोड़ लोगों की नौकरी लगती है, बट इसमें से कुछ प्रतिशत या काफी अच्छा ऐसा प्रतिशत होगा जो वर्कफोर्स में ऐड होता है, जो कुछ ना कुछ कमाने की चेष्टा करते हैं और कुछ ना कुछ सेव करने की हैसियत भी रखते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ यंग पीपल ही इतने तादाद में जुड़ रहे हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि भाई समझो कि 25 साल पहले मैं, समझो एक तरीके से मैं वर्कफोर्स में जुड़ा या मैं यंग था 25 साल पहले, तो जब मैंने कमाना शुरू किया तो मुझे ऐसा बोला जाता था कि भाई पीपीएफ का अकाउंट खोल लो, 12% मिलता है, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करो, 10% मिलता है, अगर आप रिजर्व बैंक के बॉन्ड खरीदते, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिजर्व बैंक इशू करती थी, आरबीआई बॉन्ड बोलते थे, उस पर 12% मिलता था। स्टेट बैंक का डिपॉजिट रेट 10 से 11% होता था, कंपनियों का एफडी रेट 18% होता था। तो अब तो आजकल जो यंग है उनके पास तो ये भी नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि भाई बाजार की तेजी, म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा जिस रेट से लोग जुड़ रहे हैं, और कैपिटल मार्केट के अलावा कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट का रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट का टैक्सेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल अडेप्शन, काफी सारी चीजें बदल गई है। तो तेजी होने से कम ज्यादा होता है, लेकिन आने वाले काफी समय तक इस तादाद में लोग कैपिटल मार्केट से जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। मैं आशीष जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए पंकज जी यही आपसे जानना चाह रही हूँ। जैसा आशीष जी ने भी बताया कि एक होता है कि आप निवेश करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ निवेश करना चाहते हैं? ऑप्शंस जो हैं, अब क्योंकि डिजिटाइजेशन हो गया है, म्यूचुअल फंड की ही बात करें, निवेश करना इतना आसान हो गया है। ये आपको लग रहा है एक बदलता हुआ ट्रेंड है अभी? क्योंकि आशीष जी बता रहे थे एक टाइम पे पीपीएफ, बैंक एफडी, ये कुछ बहुत पॉपुलर ऑप्शंस हुआ करते थे जिसमें ऑटोमेटिकली आप अपने पैसे डाल देते थे। पर म्यूचुअल फंड्स के नंबर ये बताते हैं कि हाँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं इस इंडस्ट्री से भी। तो ये बदलता हुआ ट्रेंड किस तरफ इशारा करता है? स्वाति जी नमस्कार, आशीष जी नमस्कार। स्वाति जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आशीष जी की बात से। पहली बात तो ये है कि अब क्योंकि ये जरूरी भी हो गया है, पहले क्योंकि जो दूसरे विकल्प थे, यदि हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो रिटर्न्स बेहतर थे। अब क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करना है, टैक्स को जो ऑफसेट करना है,
तो आपके पास कैपिटल मार्केट के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी नहीं है। तो एक तो वजह यह है कि अब जरूरत है। दूसरी बात है, जो बात हो रही थी यंग पॉपुलेशन की, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो यंग लोगों की ज्यादा है, और वो एक वजह है कि वो जुड़ रहे हैं, क्योंकि पहले जो लोग थे उतना नहीं समझते थे कैपिटल मार्केट को और नहीं इन्वेस्ट करते थे। दूसरी बात उसके अलावा यह है अवेयरनेस, क्योंकि काफी हद तक एमफी ने बहुत काम किया, फंड हाउसेस ने काफी काम किया, मीडिया ने इस पर काम किया और अवेयरनेस काफी बढ़ गई है। तो भी वो भी एक वजह है कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अब म्यूचुअल फंड सही है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और समझ रहे हैं। और उसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि अब बहुत इजी हो गया है, बहुत से फिनटेक प्लेटफॉर्म की वजह से, और जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया है। तो जो पहले था कि आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होता था, आज करेंगे कल करेंगे, वो अब चाहे वो फंड हाउसेस हों, रजिस्ट्रार हों या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, सभी ने इस पर काम किया है। और इस वजह से भी अभी आसान हो गया है कि आप इजीली एसआईपी रजिस्टर कर लेते हैं या फिर आप जो भी लमसम भी इन्वेस्ट करना वो करते हो। तो ये सभी बातें हैं जिसकी वजह से अब काफी इंटरेस्ट आया। और फिर एक दूसरी बात ये भी है कि परफॉर्मेंस जो है इक्विटी की और इक्विटी फंड्स की वो काफी अच्छी रही है पिछले कुछ समय में, जिसकी वजह से और भी अधिक लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी, क्योंकि ईज ऑफ इन्वेस्टिंग की यहाँ पर बात हुई, बीच में केवाईसी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। अभी पिछले दिनों की हम बात कर रहे हैं, हमने कुछ अप्रैल में एक्विटी में कुछ उसके पिछले महीने के मुकाबले कुछ कम निवेश आता हुआ भी देखा। क्या ये केवाईसी कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ गई है या सॉर्टेड है सब? लोग समझ पा रहे हैं कि क्योंकि इतने ज़्यादा स्टेटस हो गए हैं केवाईसी को लेकर, तो लोगों को समझ नहीं आया कि अब उनका अपडेटेड है, रजिस्टर्ड है, क्या है। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है? स्वाति जी, एक्चुअली बात यह है कि केवाईसी, ठीक है, पहले लोग समझो कभी ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, अपने बैंक का स्टेटमेंट दे दिया, काफी सारी चीजों से, क्योंकि कुल मिला के पैन चाहिए और कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए। तो चलिए, पैन के बिना तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने केवाईसी कराने के समय अगर लोगों ने बैंक अकाउंट का डिटेल या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई ऐसी चीज दी है एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ में, तो वो फिर अभी लागू नहीं रहेगी। रूल है कि भाई आधार कार्ड इसको आपको बताना चाहिए। तो इसकी वजह से लोगों को री केवाईसी करने की जरूरत है। लेकिन दो चीज आप देखिए कि भाई इसमें मेन चीज क्या है कि अगर आप एक फंड हाउस के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है, उसके अंतर्गत हर एक फंड हाउस एक रेगुलेटेड एंटिटी है। तो बोलने की बात यह है कि भाई आपका हर जगह पे केवाईसी होना जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरीके से सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि भाई केआरएज हैं, जैसे सीवीएल केआरए है या एनएसडीएल का है। तो केआरएज हैं, केआरएज के पास हर एक इन्वेस्टर, हर एक निवेशक का स्टेटस होता है। तो अब ये है कि भाई केआरए के पास जो स्टेटस है वो एक बार अपडेट होगा, तब जाकर के सारे फंड हाउसेस में भी आपका अपडेट होगा। अगर केआरए में आपका एक बार आधार के साथ अपडेट नहीं हुआ है, तो सारे फंड हाउसेस में अपडेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि भाई ठीक है, जिस फंड हाउस में अब तक आपका फोलियो खुल गया और चल रहा है, वहां तो आप निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर आप नए फंड हाउस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे आपका कोई फोलियो नहीं है, तो ये री केवाईसी ज्यादा जरूरी हो जाती है और आपके आधार के साथ अपना केवाईसी कराना जरूरी हो जाता है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार 70 से 73% लोग ऐसे हैं जिनकी केआरए लेवल पे आधार के साथ केवाईसी वेरीफाई और वैलिडेट, जिसको बोलते हैं, वैलिडेट हो चुकी है। और धीमे धीमे इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे रजिस्ट्रार्स, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम धीमे धीमे सबका काम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन खास बात ये जानने की है कि भाई अगर आप नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करें तो 72-73% का हो चुका है। लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शंस की बात करें तो अप्रैल में भी लगभग 98% ट्रांजैक्शंस दे वेंट थ्रू, मतलब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, कोई रिजेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 98% ट्रांजैक्शंस। और उसके बाद भी अगर किसी का ट्रांजैक्शन फंसता है तो हमारे जैसे कस्टमर सर्विस होता है, कॉन्टैक्ट सेंटर होता है, या हमारे जो चैनल पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके थ्रू कस्टमर को कॉन्टैक्ट करके उनको असिस्ट किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे कस्टमर्स की केवाईसी कराना हमारी जिम्मेदारी है, तो उनको फिर असिस्ट किया जाता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक थोड़े समय पहले, मतलब अगर आप
अप्रैल के शुरुआत में ऐसा देखे तो लग रहा था कि भाई काफी दिक्कत होगी, लेकिन सबने अपना अपना रोल प्ले किया और अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि 98% ट्रांजैक्शन सीमलेसली गो थ्रू हुए हैं और बाकियों को भी हैंड होल्ड किया जाए। तो कह रहे कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मोस्टली जो भी केसेस बचे हैं उसको भी कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द ये पूरी जो प्रोसेस है वो सीमलेसली पूरी हो जाए। अब जब हम इक्विटी नंबर्स को थोड़ा बाइफरकेट पंकज जी करके देखें, हमने पिछले महीने के मुकाबले, क्योंकि जब बीच में एक ऐसा माहौल क्रिएट ऐसा हुआ था जब स्मॉल कैप मिड कैप में इतना सारा पैसा गया, फिर हमने साल की शुरुआत में देखा जनवरी से लार्ज कैप ने थोड़ा सा जो पेस है पिकअप करना शुरू किया। अब थोड़ा सा सुस्त एक बार फिर से लार्ज कैप हमें नजर आया है अभी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत ही है। तो कैसे समझे, क्योंकि जिस तरीके से स्मॉल कैप में थोड़ी पेस पकड़ी, सेक्टोरल थीमेटिक हमें गौर करना चाहिए कि सर्वाधिक निवेश अभी भी आज के टाइम में भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में आ रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं वो इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसको कैसे दर्शाते हैं? बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। पहली बात अगर हम बात करें स्मॉल कैप की, तो उसकी वजह तो यही है कि बीच में थोड़ा सा जो रेगुलेटर की तरफ से भी एक रिस्क मैनेज करने के लिए नया पैरामीटर जोड़ा गया, स्ट्रेस टेस्ट। तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक शायद इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या होगा। और उसी के साथ हमने देखा कि उस वक्त पर स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस में भी गिरावट आई थी। लेकिन यदि इन्वेस्टर्स देखें लंबे वक्त के लिए, तो देखा जाता है कि स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म में, और पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो वहां भी काफी अच्छी रही। तो जैसे ही हमने देखा कि सुधार आया स्मॉल कैप में, तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट फिर से उसमें आया। तो इस वजह से स्मॉल कैप में निवेश दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। दूसरी बात, जहां तक सवाल है सेक्टरल फंड का या थीमेटिक फंड्स का, तो उसमें भी हमने देखा कि एक तो बहुत सारे नए थीमेटिक फंड्स लॉन्च हुए और लॉन्च हो रहे हैं, और थीमेटिक फंड्स की भी परफॉर्मेंस देखी जाए तो ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले काफी बेहतर रही। कुछ थीम्स जैसे कि हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही इंडिया अपॉर्चुनिटी यानी कि स्पेशल सिचुएशन, इस तरह की थीम्स ने ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म किया। तो वो भी एक वजह थी, क्योंकि यदि हम बात करें इन्वेस्टर्स की, तो जहां पर पैसा बनता हुआ दिखाई देता है, हालांकि हम कहते सब हैं कि जहां आगे अपॉर्चुनिटी हो वहां इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अक्सर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और जो रिसेंट परफॉर्मेंस देखी गई हो उसको भी फॉलो किया जाता है। तो ट्रेंड के हिसाब से देखा गया है कि जहां पर ज्यादा रिटर्न्स बन रहे थे, इन्वेस्टर्स ने वहां पर इन्वेस्ट किया, और एनएफओ का भी यहां पर काफी योगदान रहा। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से रिटेल पार्टिसिपेशन काफी बड़ा थीमेटिक फंड्स में और स्मॉल कैप फंड्स में। आशीष जी, पिछले कुछ समय में बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है और जो निवेशक हैं वो कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है। हम बहुत ही एक बड़े इवेंट के बीच में अभी हैं, जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, नतीजों का टाइम भी है, एफआईआईज धड़ल्ले से बिकवाली कर रहे हैं। अभी मौके कहाँ पर है, अभी करना क्या चाहिए इन्वेस्टर्स को? क्या अभी अपॉर्चुनिटी आपको लगता है देखनी चाहिए बाजार में? देखिए, आमतौर पर अगर आप बस 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले कभी किसी को पूछते कि भाई निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो लोग आपको ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन का तो रिजल्ट भी फैक्टर्ड इन है, आगे जा करके बजट भी कोई बड़ा इवेंट नहीं है, मार्केट ऑलरेडी काफी चल चुका है, इस तरीके की चीजें आपको लोग बोलते हैं। अब 1 महीने बाद जब हम समझिए कि मिड मई की तरफ हैं और मार्केट में एक तरीके से नर्वसनेस है कि भाई जनरल इलेक्शन का किस तरीके का रिजल्ट आएगा, जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, फिर देखेंगे कि भाई फाइनली, बिकॉज देश के जो सबसे पावरफुल हैं प्रधानमंत्री है, उन्होंने खुद बताया कि भाई आने वाले बजट में हम काफी पारदर्शी डिसीजंस लेंगे, फैसले लेंगे, और आने वाले लंबे समय के लिए बजट और उसकी पॉलिसीज बनाएंगे। तो अब निर्भर करता है इलेक्शन के ऊपर कि भाई आगे जाकर के बजट भी किस तरीके का आएगा। तो किसी न किसी कारण से आप समझिए कि भाई बड़े इवेंट के पहले नर्वसनेस हो रही है। एफआईआईज की तरफ से अगर आप देखें तो यूएस में रेट कट नहीं हो रहे हैं, कब होंगे कि नहीं होंगे इस साल, इसके ऊपर भी एक अनसर्टेनिटी है। उसके पहले आप देखिए जैसे जियोपॉलिटिक्स को लेकर के अनसर्टेनिटी थी। तो थोड़े समय पहले लोग सोचते थे कि मार्केट बहुत चल गया है और इलेक्शन और बजट में तो कुछ देखने के लिए है नहीं, सब प्राइस इन हो गया। अब जब नर्वसनेस आ रही है और मार्केट मौके दे रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि भाई
पता नहीं क्या होगा, पैसा लगाए नहीं लगाए। तो आई थिंक क्या है कि मार्केट जब करेक्शन देगा, जब आपको अपॉर्चुनिटी देगा, तब उस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना चाहिए। करेक्शन हमेशा अपने पसंदीदा कारणों की वजह से करेक्शन नहीं मिलता है एक्चुअली। सो और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कोई बहुत ज्यादा महंगा या बहुत ज्यादा कोई चल नहीं गया। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ स्वाति जी, क्योंकि जिसकी जो भी कोई ये कहता है कि भाई मार्केट बहुत चल गया है, वो हमेशा आपको लास्ट 1 ईयर की बात करेगा और बोलेगा कि भाई लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 25 से 30% चल गया, स्मॉल कैप इंडेक्स 60% चल गया। ये बात सही है कि पिछले 1 साल में स्मॉल कैप इंडेक्स 60% चल गया, ये बात बिल्कुल सही है। 60% बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन उसके लिए हमको ये भी देखना चाहिए कि भाई 1 साल पहले इंडेक्स था कहाँ पे। तो आपके लिसनर्स को, व्यूअर्स को थोड़ा आश्चर्य होगा अगर इन्होंने नहीं देखा होगा तो। 1 साल पहले स्मॉल कैप इंडेक्स का लेवल वही था जो उसका लेवल जनवरी 2018 में था। तो अब आप सोचिए कि कोई आपको अगर बोलता है कि भाई 1 साल में 60% बढ़ गया और फिर बोलता है कि हाँ लेकिन ये बात भी सही है कि उसके पहले 5.25 साल तक कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट इक्विटी का जो रिटर्न है, उसको हम इंग्लिश में जैसे बोलते हैं नॉन लीनियर होता है। एक एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, नॉन लीनियर होता है और लंपी होता है। जैसे हम बोलते हैं कि 5 साल के लिए निवेश करना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि 5 साल में से किन्हीं 18 से 20 महीने में पैसा बनता है और बाकी के 2-3 साल मार्केट या नीचे जा रहा होता है या कहीं नहीं जा रहा होता है। जैसे अगर आप निफ्टी की बात करें, आज निफ्टी, ये बात सही है कि 1 साल में 25-26% ऊपर है, लेकिन 1 साल पहले निफ्टी सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और अगले लेमन की चिंता कर रहा था निफ्टी। और आज अगर आप देखें तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप कोई सा भी टाइम होराइजन ले लीजिए, निफ्टी का 5 ईयर का निफ्टी का जो CAGR है वो 14 से 15% के रेंज में घूम रहा है। तो मैंने तो कभी बाजार में ऐसा कोई बबल नहीं देखा है या ऐसी कोई तेजी नहीं देखी है जहां पे निफ्टी का कोई सा भी रिटर्न ले लीजिए 14-15% कंपाउंडेड। तो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास ही चल रहा है निफ्टी का रिटर्न, और मार्केट में कोई ऐसी बहुत अति नहीं हुई है। और इस चीज को ध्यान में रख करके अगर एक बड़े इवेंट की वजह से किसी भी कारण से अगर मार्केट नर्वसनेस बता रहा है, तो उस मौके का आपको, हम सबको फायदा लेना चाहिए, निवेशकों को फायदा लेना चाहिए उसका। बिल्कुल। अब क्योंकि इक्विटी का जिक्र हो रहा है, ऐसे माहौल में एक और एसेट क्लास है जो कि अपनी चमक दिखा रहा है, चमक बढ़ा रहा है। और इस बार के अक्षय तृतीया पर तो हमने देखा है कि अब तक का सबसे महंगा सोना बिक रहा है, और गोल्ड जो है वो हम सबके दिल के बहुत करीब है। अक्षय तृतीया पे लाइनें लगते हुए हमने देखा है, अपार्ट डिस्पाइट द फैक्ट कि सोना इतना महंगा है। पंकज जी, ये जो गोल्ड है वो अपनी चमक बिखेर रहा है, अभी पैसे लगाने का गोल्ड में सही मौका आपको लग रहा है, और कौन सा तरीका आप सही मान रहे हैं? देखिए स्वाति जी, पहली बात तो ये कि ट्रेडिशनली गोल्ड डेफिनेटली इंडिया में काफी पॉपुलर रहा है, और रिटर्न्स के हिसाब से बात करें तो मैं को बताना चाहूंगा, आप पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल किसी भी वक्त में देख लीजिए तो सेंसेक्स के रिटर्न्स और गोल्ड के रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। क्योंकि यदि हम बात करें 2010 में गोल्ड का प्राइस था 18,500 और उस वक्त सेंसेक्स था 20,500, और यदि हम आज देखें तो गोल्ड करीब 73,000 रुपए पर 10 ग्राम है आज, और अगर सेंसेक्स की बात करें तो भी वो आज 72,664 पर क्लोज हुआ है। तो यानी कि हम अगर 15 साल की बात कर रहे हैं, 14 साल की बात कर रहे हैं, तो सेम रिटर्न्स यहां पे, और पिछले 5 साल और 10 साल में भी सेम रहा है। इवन लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट अक्षय तृतीया पर जो गोल्ड का प्राइस था वो 60,616 था पर 10 ग्राम, और आज अगर आप देखें तो 73,000, यानी कि यहां पर भी 20% रिटर्न आया लास्ट 1 ईयर में सोने में, और वही रिटर्न निफ्टी 50 में देखे गए। तो यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो गोल्ड ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर आप नियर फ्यूचर की बात करते हैं तो इस वक्त पर हम देख रहे हैं कि गोल्ड में अच्छी तेजी हो गई है। तो ये सोचकर कि आपने मिस कर दिया और आप क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको फिर अगेन थोड़ा सा मतलब किस्तों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, एक साथ लमसम इन्वेस्ट करने की बजाय। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात आपने पूछा किस तरह से करें, विकल्प कौन सा होना चाहिए। 2 चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। एक पहली है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि सेफ्टी है, आपको एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है, रिडेम्पशन या मैच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री है। उस हिसाब से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन लिक्विडिटी वहां पर पुअर है। तो यदि बीच में पैसा निकालना पड़े तो हालांकि ट्रेडेबल है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं रहती है। और उस हिसाब से गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड
अच्छी चॉइसेस हैं, क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं और गोल्ड ईटीएफ आप रियल टाइम बेसिस पर बाई कर सकते हैं यूनिट के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से निवेशकों को ये सभी विकल्प, फिजिकल गोल्ड तो मैं नहीं कहूंगा कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, वो आपके कंजम्पशन के लिए ठीक है, लेकिन निवेश की बात हो तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और साथ ही गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ये अच्छी चॉइसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, एक छोटा जवाब, क्योंकि समय हमारे पास कम है। गोल्ड या इक्विटी, ये डिबेट थोड़ी आजकल चल रही थी, तो आपकी नजर में क्या सही? इक्विटी। इक्विटी, ओके। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर आशीष जी की तरफ से, इक्विटी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच आशीष जी और पंकज जी, आप दोनों का धन्यवाद करेंगे हमारे साथ आज के इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।